अच्छा जी दोस्तों, सलाम। आज जो है मेरी ज़िंदगी के सफ़र की दूसरी किस्त पेश क़िस्मत है। अगर आपने पहले किस्त नहीं देखी तो उसको कोशिश करें जाके देखने की, क्योंकि उससे रिलेटेड सारी चीज़ें चलेंगी सीक्वेंस में। लेकिन पिछली किस्त बनाने के बाद अंदाज़ा हुआ कि काफ़ी तशनगी रह गई सक्खर के बारे में बातें करते हुए, क्योंकि काफ़ी अच्छी बातें थीं और अच्छी दास्तानें थीं। लेकिन यह कि आप एक इतनी लंबी दास्तान को इतने छोटे से वक्त में कैसे बयान कर सकते हैं। लेकिन यह कि बड़ा जुल्म होगा अगर मैंने कुछ जगहों के नाम नहीं लिए सक्खर के, जो कि सक्खर के जानने वाले उनसे रिलेट कर सकते हैं। मैं तो खैर पुराने सक्खर में रहा हूँ सारी ज़िंदगी, जब तक सक्खर में रहा हूँ कुरैशी रोड के ऊपर। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ के जो मशहूर जगहें हैं, जैसे नीम की चाड़ी बहुत ही मशहूर जगह है। अब जब मैं गया था दोबारा काफ़ी अरसे के बाद, तो वो नीम की चाड़ी भी डिफरेंट सी लग रही थी मुझे, लेकिन अभी भी वही कॉन्सेप्ट है। फिर ये कि घंटाघर भी बहुत चेंज हो गया है। हम थे उस ज़माने में तो काफ़ी खाली होता था, अब गए हैं तो वो तो हर कदम पे नज़र डालनी पड़ती है, कौन आके कहाँ से टकरा रहा है, कहाँ से नहीं टकरा रहा है। इतने लोग हैं और इतनी चीज़ें मूव कर रही हैं इधर से उधर कि मेरा कज़न था मेरे साथ, मैं अपनी पुरानी आदत में चल रहा हूँ, आराम से देखता हुआ इधर उधर चीज़ों को, वो पकड़ के खींच रहा है, बचा रहा है मुझे एक तरह से कि टकरा जाओगे। गाड़ियाँ जा रही हैं, गधे गाड़ियाँ जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं और मोटरसाइकिलें बेशुमार चल रही हैं वहाँ पे। तो वो ज़माना सारा बदल गया। मैं आऊँगा अभी कराची के अपने वाक़यात के ऊपर, थोड़ी सी एक दो मिनट लेना चाहता हूँ मज़ीद। और फिर वहाँ पे फेरी रोड, जहाँ पर के मेरे मामू की दुकान गौरी क्लॉथ हाउस के नाम से, स्टेडियम में वहाँ पे फुटबॉल के मैचेस हुआ करते थे। KPT KMC की टीम आया करती थी, बड़े जनाब ज़ौक़ शौक़ से देखने जाते थे। छत के ऊपर, हमारे छत के ऊपर से जब रात को मैचेस हुआ करते थे तो पूरी लाइटें जो हैं जो स्टेडियम की होती थी वो नज़र आया करती थी। तो ये सब बातें तो अपनी जगह पे थी। लेकिन एक बात जो मेरे ज़हन में बार बार आती है वो ये आती है कि मासूमियत जो बचपन में थी, जिसमें कि झगड़े भी होते थे तो मासूमियत के साथ झगड़े होते थे दोस्तों के साथ। अगर झगड़े होते थे रिश्तेदारों के साथ, तो अब बचपन के जो हमारे कज़न वगैरह थे उनसे सब मासूमियत के झगड़े हुआ करते थे और वो ख़त्म हो जाते थे जल्दी से, क्योंकि मासूमियत की बातें थी सारी की सारी। ये सब मासूमियत जो है बचपन की वक्त को ज़ालिम कह लें, क्या कह लें, कि जहाँ अक्ल आते गई, जहाँ बड़े होते गए, वो मासूमियत जो है वो ऐसे करके ज़िंदगी से ख़त्म होती चली गई। और वही चीज़ें जो कि बहुत ही मामूली हैसियत की रखती थी बचपन की ज़िंदगी में, वो फिर ज़्यादा सीरियस अहमियत रखने लगी और उसमें मामला जो हैं गड़बड़ होने शुरू हो गए, दोस्तों के साथ भी और रिश्तेदारों के साथ भी। तो फ़ायदे भी हैं बड़े होने के और नुकसान भी हैं। एक बड़े मज़े की बात होती थी, हर गर्मियों की छुट्टियों में बड़ा होमवर्क मिलता था और वो समझ में नहीं आया कभी कि होमवर्क क्यों देते हैं। भाई छुट्टियाँ हैं गर्मियों की, अगर गर्मियों की छुट्टियाँ हैं तो उसका मतलब ये है कि आप इंजॉय करें टाइम को। बच्चे हैं, खेलने दें, कूदने दें, भागने दें, दौड़ने दें। ये वक्त है जो कि साल के 2 महीने मिलते हैं, इसमें कि इंजॉय करें। बकिया 10 महीने जो रगड़ा मार दें स्कूल में, जितना मारना है आपने। वो भी, उसमें भी मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। होमवर्क वगैरह देने का कॉन्सेप्ट जो है कि होमवर्क बहुत ज़्यादा दिया जाता है स्कूलों के बच्चों को, वो भी बेकार की बात है। जो पढ़ाना स्कूल में पढ़ा दो, घर जाने के बाद उनको अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने दो। लेकिन होमवर्क मिला करता था, और वो जनाब एक होमवर्क था जिसको मैं अभी भी अजीब सा समझता हूँ। तो वो 60 पेजेस लिखने होते थे बस इंग्लिश के, और वो एक ही जुमला जो है हर लाइन में एक पेज में लिखना है। तकरीबन 12-15 लाइन जो भी हैं वो लिखनी है रोज़ाना। फिर अगले दिन वही रोज़ाना शुरू हो जाना है। एक तरह से वो अज़ीम कर रहे हैं कि हम एक दिन में एक ही पेज लिखेंगे। अरे टीचरों का भी असर भी हुआ है। हम तो आखिरी दिन में बैठ के सारे पेजेस लिखा करते थे कि बस ये होमवर्क जमा करना है, वरना वो कहाँ कि एक दिन में एक पेज लिखना है जी। तो ये कहाँ से होती है, अजीब सी बातें हैं कि वो लिखे जा रहे हैं। किस वजह से लिखे जा रहे हैं कि हम लिखाई भूल जाएंगे 2 महीने में। लेकिन हमेशा हमने जो है ना आखिरी ज़माने में जाके किया, जो नहीं हुआ वो नहीं किया तो उसकी डांट पड़ी, डंडे पड़े। और लेकिन ये कि ठीक है, डंडे पड़ जाने की वजह से कम अपना जो गर्मियों की छुट्टियों का वक्त था वो तो इन्जॉय किया। उसमें हम लोग जाया करते थे अक्सर सक्खर से कराची में 2 जगहें थी। एक तो लांडी की, हमारे ताया रहते थे वहाँ पे लांडी में, तो उनके घर पे जाया करते थे। और उनके लांडी के घर के सामने अब तो नहीं रहा कुछ भी, बहुत बड़ा मैदान था और हवाएं फरफर चला करती थी उस ज़माने में। अब तो हवाएं नहीं रही वहाँ पे कराची में, क्योंकि स्ट्रक्चर जो कंक्रीट की तरह से जंगल बन चुका है कराची। तो वो कंक्रीट ही कंक्रीट हर तरफ है, हवाओं को अब चलने की जगह ही नहीं मिलती कहीं पे। यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे हवा चल रही है काफ़ी। ये था वो मंज़र कराची का, जो मैं यहाँ बैठ के इस तरह से, धूप भी है बाहर और थोड़ी सी गर्मी भी है और हवा भी चल रही है, ये मैं इसको एंजॉय करता हूँ अक्सर यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ख़त्म हो गया वो सारा कुछ, वो बस अपार्टमेंट से अपार्टमेंट है, वो सारे मैदान भी ख़त्म हो गए जो बता रहा हूँ मैं। फिर एक हमारी खाला मरहूम, उनकी फैमिली ड्रिग रोड में रहती थी। वो हमारे फर्स्ट कज़न, उनके बच्चे थे,
तो सबसे ज़्यादा हमें खुशी होती थी वहाँ जाने में। हम उम्र भी थे हम लोगों के कुछ किसी हद तक, तो वहाँ जाया करते थे रिग रोड में। और वो सारे एयरफोर्स का इलाका था, तो वहाँ पे अंदर जाके एयरफोर्स की पूरी वो था कल्चर। और वहाँ पे बड़े खेल तमाशे और बसों के टिकट जमा करते फिर रहे हैं, और जनाब माचिस की डिब्बियाँ उनको काट काट के उनके वो व्हील्स बना रहे हैं, उसको हवा में उड़ा रहे हैं, हवा चलती थी बात ये है कहने की। और बस यही हरकतें थी, लेकिन ये कि वो सब चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ वहीं पर रह गई। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं कि दिल तो नहीं जा रहा सक्खर को छोड़ने का, लेकिन ये कि अब कराची आना ही पड़ेगा। तो कराची आ गए जी। कराची में एक बात ये थी कि हम सक्खर से आए थे एक तरह से, काइंड ऑफ। उस ज़माने में सक्खर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि घरों की पैमाइश के घरों की वो लिखी जाती थी कि 400 गज़ का 600 गज़ का, ये कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास कम से कम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो कराची का हमें जब पता चला कि घर रेंट हुआ है, और वो रेंट जो था वो नॉर्थ नाज़िबाद में डी ब्लॉक में, तो वहाँ पे ABCD करके कैटेगरीज थी घरों की, जिसके उसके लिहाज से। तो शायद हमें जो था उस ज़माने में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 400 गज़ के 600 गज़ के, हाल में 600 गज़ की ज़्यादा इम्कान है, या 400 का। तो B कैटेगरी के जो भी मकान होते हैं वो मिले हमें। तो हमें से बताया गया कि 400 गज़ का मकान है। तो हमारे जहन में पहली बात क्या आई कि अब तो मज़ा आ जाएगा पतंग उड़ाने में जहन में आ गया 400 गज़। ये नहीं सोचा कि भाई वो तो स्क्वायर फुटेज की गज़ की बात हो रही है, ये नहीं हमने सोचा 400 गज़ यहाँ से लेके वहाँ तक इतना बड़ा घर है, देखा नहीं था अभी हमने। तो हमने कहा भाई चलो अभी अब तो है, यहाँ से छुड़ाई लेंगे, उधर से पतंग उड़ेगी और वो ऊंची जाएगी कि क्या मज़े आएंगे। तो ये बातें थी। लेकिन जब घर पहुँचे वहाँ पे कराची में मूव होने के बाद एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि हम कराची जाते रहते थे गर्मी छुट्टियों में, तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कराची मूव हो रहे हैं नई जगह पे। और वहाँ पे जो है वो फिर क्लिफ्टन भी हुआ करेगा हर हफ्ते, रोज़ाना नहीं हर हफ्ते, और बहुत सारी जगह थी यहाँ पे हम घूमने के लिए जाया करते थे। सक्खर से कराची तो जाते थे, अपने हफ्ते हम तो वहीं पर होंगे तो हर दफ़ा ही देखा करेंगे हर हफ्ते। एनीवे, तो वो जब कराची में घर पहुँचे तो हमने कहा भाई ये 400 गज़ का तो नहीं लग रहा, ये जो भी आप समझ लें 600-400, वो तो नहीं लग रहा। तो हमें पहले थोड़ा सदमा पहुंचा कि ये तो, लेकिन घर बड़ा खूबसूरत था, वो नया बना हुआ था उस ज़माने में। उस ज़माने में टीवी फिर भी नहीं था। तो हमारी पड़ोस का जो घर था, पड़ोसन तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि कभी कोई नज़र नहीं आया ज़्यादा, लेकिन पड़ोस के घर में जो कमरा था उसकी जब खिड़की खुलती थी तो हमारे कमरा एक था, उसकी खिड़की से वो मैच करता था। तो शाम को वो टीवी देखा करते थे अपने घर के ऊपर, वो ब्लैक एंड वाइट टीवी थे उस ज़माने में, कलर टीवी नहीं हुआ करते थे। ये सारी बातें हो रही हैं अर्ली 70s की। तो हम जो थे वो पपाय द सेलर कार्टून के चक्कर में पहले से इंतज़ार में होते थे कि इतने बजे आना है, हमारे घर में टीवी नहीं है। तो उनके घर के टीवी को देखने के लिए उस खिड़की में जाके खड़े हो जाते सारे बच्चे, कि अब वहाँ से जो है वो उनको शायद पता चला था, नहीं पता चला था, हो सकता है पता चल गया हो, हम लोग देखते हैं तो इस वजह से वो लोग शायद खिड़की भी खोल देते होंगे। तो वो खिड़की खोल देते थे या खुली होती थी, हम जरा आराम से अपने घर में बैठे बैठे वो दूर से देख लिया करते थे, उसी में एंजॉय किया करते थे। घर के आगे बहुत बड़ा मैदान था। अभी मैं तकरीबन 2 साल पहले गया हूँ कराची, तो मैं अब मेरे बड़े भाई डॉक्टर फ़ारूक अब्दाली तलाश करते हुए पहुँचे थे उस घर को कि भाई देखें क्या हालात हैं। तो मैदान ही ख़त्म हो गए सारे, वहाँ पे सारे अपार्टमेंट बन गए सारे के सारे। तो वो सारा जो था ना, जो ताल्लुक़ था, जो कनेक्शन था, वही एक तरह से टूट के रह गया। और घर की भी शक्ल काफ़ी हद तक बदल गई, बाहर से वो वाला घर भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ जगह पे हम अंदर हमें इत्तफाक से मौका मिल गया, और जो ओनर्स थे वहाँ के, जो लोग रह रहे थे वहाँ पे, उन्होंने हमने खटखटाया, पूछा, परमिशन दे दी, घर के अंदर चले गए देखने के लिए। कुछ चीज़ें वही लग रही थी, कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी। तो वो रिकॉल करने की काफ़ी कोशिश की मेरे बड़े भाई ने कि हाँ ये तो वो जगह है, कुछ जगह हम दोनों वो थे कि ये तो जगह वो नहीं लग रही थी, अंदर से ये वाला कमरा तो इस तरह से नहीं था, वो वाला उस तरह से नहीं था। लेकिन बहरहाल ये थी कि एक तरह से कोशिश की थी दोबारा से अपनी मेमोरी को ताज़ा करने की। लेकिन वहाँ से फिर हम लोग मूव हो गए। 1 साल के बाद हमारे फादर ने अपना घर ख़रीदा जो L ब्लॉक में था। और L ब्लॉक में नंबर क्या बताऊँ, लेकिन ये कि वहाँ पे जो D ब्लॉक में था वो B227, अभी तक जहन में बैठा हुआ नंबर। वो जो L ब्लॉक में था वो B86, तो वो नंबर था वहाँ पे। वो भी B कैटेगरी का था, लेकिन एक छोटे साइज़ का घर बना हुआ था, उसमें ज़मीन ज़्यादा खुली हुई थी। तो उस ज़मीन को हमने जो है जिस कदर एंजॉय किया, खुली ज़मीन को, 2 कमरों का वो घर था और ड्राइंग रूम था। और उस ज़माने में जो हम लोग मूव हुए थे, वो जब आए हैं वहाँ से तो साइकिल पे सफ़र शुरू कर दिया था हमने कराची में भी। और हम D ब्लॉक से L ब्लॉक रोज़ाना आया करते थे। हमने एक वो प्लांट लगाया था वहाँ पे केले का, उसका पानी देने के लिए आया करते थे बड़ा शौक़ था जी, ज़मीन है बहुत सारी।
और वहीं पे हमने जनाब क्रिकेट का भी सिस्टम बना लिया था और बैडमिंटन का भी सिस्टम बना लिया था। पीछे जनाब आम के दरख्त भी लग गए, पपीते के दरख्त भी लगे हुए थे और सामने ट्रैफिक वगैरह नहीं होती थी उस ज़माने में। 2 रोड्स थी और हमारे आगे की घर की जगह काफ़ी बड़ी थी, उसके अंदर काफ़ी बड़ा हमने लॉन वगैरह लगाया था। पानी बड़े पाइप लेके आए थे कहीं से ख़रीद के बड़े भाई, काफ़ी बड़े साइज़ के डायमीटर का, उसको मोटर से अटैच करते थे और उसके बाद जनाब मोटर चलती थी तो तेज़ी के साथ पूरे गिलास में पानी दे दिया जाता था। वरना कैसे स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ पे होते नहीं थे, पता नहीं अभी भी हैं या नहीं है, लेकिन उस ज़माने में स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं होते तो सारा हाथ से पानी देने का सिस्टम था। लेकिन ये कि इतनी बड़ी जगहों को पानी देने के लिए ज़रूरी था कि बड़ा पाइप और उसके बाद मोटर के साथ अटैच करके जब मोटर चलती थी तो वो तेज़ पानी निकलता था, वो जल्दी से पानी दिया, मोटर को बंद किया और जाके जल्दी से रोल किया। और लेकिन वो पाइप जल्दी जल्दी गर्मियों में क्रैक होकर ख़त्म हो जाते थे, फिर दोबारा जाके ख़रीदना पड़ता था। लेकिन एडमिशन हमारा हैप्पी डेल स्कूल है वहाँ पे नाज़िमाबाद में, वहाँ पे हमने इनिशियल पढ़ाई की 9th और 10th ग्रेड। लेकिन एक बड़ी अजीब बात ये थी मज़े की हम सक्कर से पढ़ के आए थे और इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आए थे। नाम ही उसका था मॉडर्न हाई स्कूल, मॉडर्न इंग्लिश टीचिंग हाई स्कूल। तो हमने कहा भाई हम तो इंग्लिश टीचिंग से आए हुए हैं, लेकिन वहाँ जाके कराची में जाके पता चला कि हम जो पढ़ के आए थे इंग्लिश वो किसी काम की नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे तो वहाँ पे अली नसीमा पढ़ते हुए आ रहे थे इंग्लिश के कोर्स जो सब्जेक्ट था, और यहाँ पे जो था वो हमें हाथ में क्या पकड़ा दी गई 9th ग्रेड में, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो नावल है बहुत मशहूर, और हमारे तो सर के ऊपर से गुजर रही थी और इंग्लिश के अल्फाज उसके सर के ऊपर से गुजर रहे थे। बड़ी मुश्किल हुई है जनाब उसको पास करने में। दिल्ली कॉलेज से पढ़ाई की, मज़ीद आगे की जो इंटर जो कहलाता है 11th और 12th ग्रेड, फिर वहाँ से मैं लग गया एडमिशन NED यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहाँ पे जाके फिर जो था एक तरह से सुकून हो गया कि अब तो पहुँच गए इंजीनियरिंग की कॉलेज में। फिर अब जो है तवज्जो होगी ज़्यादा किस चीज़ों के ऊपर, सियासतबाजी के ऊपर और दूसरी चीज़ एक्टिविटी, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटी में और भी एक्टिविटी, करीब में कराची यूनिवर्सिटी जब हो तो एक्टिविटी की कमी नहीं होती अपनी फ़ाइल दबाए हुए NED का बड़ा बड़ा स्टिकर लगा हुआ पहुँच जाते थे कराची यूनिवर्सिटी में, जैसे कि बड़ी वैल्यू होगी हमारी वहाँ पे कि जी ये तो NED का है। वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा थी कराची यूनिवर्सिटी में, तो ये ख्याल था कि जनाब हर कोई जो मरी जा रही होगी हम पे तो वो अपने दबाए हुए उसको, लेकिन एक्सपोज किए हुए जो स्टिकर है सबको दूर से पता चल जाए कि हम जनाब NED के हैं। लेकिन कराची जब NED में पहुँचे तो हमने पढ़ना तो काफ़ी हद तक कम कर दिया था, इतना कर लेते थे कि एग्ज़ाम पास कर जाएं मालूमात के लिए। एक बात मैं अगले से वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूं, लेकिन ये कि लोग, मुझे पता है बहुत लोग नाराज़ होंगे कि मैं अपने तजर्बे से ये कह सकता हूं बड़े आराम से कि मैंने जो 5 साल लगाए NED यूनिवर्सिटी में उसका रत्ती भर इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है एजुकेशन के लिहाज से, सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन। लेकिन जो 5 साल मैंने लगाए हैं NED यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर कि मैंने एजुकेशन के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ की हैं, सियासत, दूसरी चीज़ें, वो मेरी ज़िंदगी में बेशुमार काम आई हैं। ये नहीं कि मुझे कोई सियासतदान बनना था, लेकिन उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया वो अनमोल, ये कहलाती है अमेरिका में स्ट्रीट स्मार्टनेस। वो मुझे जो है हमेशा हमेशा के लिए अब तक फ़ायदा दे रही है, जो कि मैंने उस ज़माने में किया था। लेकिन एजुकेशन जो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली वहाँ से, उसका कभी मैंने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ने के बाद अमेरिका आ गया था। उसकी दास्तान अलग किस्से में आएगी। मैं मास्टर्स करने आया था यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, तो वो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कहीं पड़ी रहेगी। इससे मैं एक बात करूँगा कि ये एजुकेशन और एजुकेशन के जो पूरे प्रोसेस हैं पूरे दुनिया में और ख़ास तौर से हमारे इंडिया पाकिस्तान में, उसको किस तरह से चेंज किया जाए, किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, जो कि आज की ज़रूरत को पूरा कर सकें, ना कि आप भर भर के निकाल रहे हैं इंजीनियर्स जिनको मैं जब इंजीनियर बन के निकला मुझे ABCD भी नहीं आती थी किसी चीज़ की। एक ज़माने में किसी की गाड़ी ख़राब होगी घर के सामने हमारे, जैसे उनको पता चला कि जी मैं तो NED में पढ़ रहा हूँ, तो फ़ौरन वो क्या भाई आप देखिए ना ये क्या ख़राबी इसके अंदर मैं क्या देखूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ तस्वीरें देखी थी मैंने सारी चीज़ों की कि जी वो टरबाइन क्या होते हैं और पिस्टन क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, सारी चीज़ें सिर्फ तस्वीरों में बुक की सूरत में देखी थी। असल में तो ज़िंदगी में कभी देखने का मौका ही मिला, वहाँ पे इतना कोई सिस्टम नहीं होता है लैब्स वगैरह का कि आप एक्चुअल चीज़ें सिखाएँ। तो ये थी ज़िंदगी मेरी कराची की, और मैं इसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता। इसके अंदर बाहर वाक़यात तो बेशुमार हैं, इश्क व आशिकी हमारी जो मैं क्या कहूँ, लेकिन ये कि उम्मीद है कि लोग बुरा नहीं मानेंगे। पड़ोसन से की लड़की से भी इश्क व आशिकी जनाब उस ज़माने की जो लेवल की होती है वो की, और फलाने वाली से भी की, और ढिमकाने वाली उस कोने वाली से भी की, और उस कोने वाली से भी की। और फिर NED में
जनाब बन गए थे हम किसी तरह से उसमें पॉलिटिक्स में थे, तो हमें कुछ मिल गई थी फंड्स वगैरह लाइब्रेरी को मैनेज करने के, तो उसको लाइब्रेरी में बुक्स बड़ी ज़बरदस्त ऐड की हमने, ये बात है। उसमें पैसे कोई नहीं चोरी किए, लेकिन उसकी वजह से जब पावर मिल गई थी ना, उसने हमें बड़ा फ़ायदा दिया है लड़कियों को अप्रोच करने में कि जी आपको बुक चाहिए, ठीक है जी मिल जाएगी आपको। अफसोस है कि अफसोस से कहना पड़ता है कि उस पावर को इस तरह से यूज़ किया है, लेकिन लाइब्रेरी का फ़ायदा बहुत पहुँचाया हमने। बेशुमार निगोशिएट कर करके बुक स्टोर से ऐसे ऐसी बुक्स लेके आए थे हम उस ज़माने में लाइब्रेरी के अंदर, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके जो फ़वाइद हमें मिल गए, साइड बेनिफिट्स, उसका क्या ज़िक्र करें। तो ये ज़िंदगी थी। और उसके बाद में अगली जो किस्त है उसमें मैं ज़िक्र करूँगा कि अमेरिका आने की क्या वजूहात रहीं और उसमें क्या क्या प्रोसेस से गुज़रा और किस किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। तो अगर आपको पहली इसका मैं अल्टीमेटली जो है ना प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री की। पहली किस्त आप ऑलरेडी अपलोड सखर की दास्तान जो है वो देख चुके, इसके भी शुरू में थोड़ी सी सखर की दास्तान, फिर आगे की जो आज है ये कराची की, और कराची से आगे जो है फिर वो अमेरिका की। लंबी लंबी वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि लोगों को आजकल जो है वो देखने का टाइम नहीं है, और अटेंशन स्पैन जो है ना वो ये ट्विटर और इंस्टाग्राम और जो भी टिकटॉक वगैरह हैं, उन्होंने अटेंशन स्पैन को इतना लिमिटेड कर दिया है कि आप कोई चीज़ अगर अपलोड करें 10, 12, 15 मिनट से ऊपर, तो वो 4, 5, 6 मिनट के बाद लोग अच्छा भैया और क्या हो रहा है दुनिया में उस तरफ चले जाते हैं। इसलिए कम से कम मुख्तसर अंदाज में जो भी बात की जा सकती है, लेकिन है मज़े की। अब बहुत सारी बातें फिर भी निकल जाएंगी, लेकिन ये कि वही वाली बात है कि इतनी देर में कितनी बातें की जाए। तो आप ये तो थी हमारी कराची की दास्तान। अगर आपने पसंद की हो तो आप इंतज़ार कीजिए मेरी तीसरी किस्त का, जो कि आएगी अब उस प्रोसेस की जो कि अमेरिका जाने के लिए मैंने यूज़ किया था। उसमें बड़े मज़े के वाक़यात हैं। फिर आगे अमेरिका पहुंचने के, लैंड करने के बाद के बड़े अजीब और मज़े के, और बस उसको आप तो मज़े क्या कह सकता हूँ, लेकिन उस ज़माने में तो पित्ता पानी हो गया था, जो उर्दू में कहते हैं ना, वो वाली बातें थी सारी, पढ़ाई के लिहाज से भी। तो देखिए, लगे रहिए, और उम्मीद है कि आपने वीडियो पसंद की होगी। तो अगर की है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और कुछ कमेंट भी कर दिया करें, और लाइक भी कर दिया करें, थंब अप भी कर दिया करें। सारी चीज़ें मिलजुल के जो है मेरी हेल्प करती हैं। अच्छा जी, अगली किस्त तक के लिए खुदा हाफिज़।